महोदय, मैंने पहले ही कहा कि 2000 यानी इससे पहले बजट का दायरा हमारा दुगने से अधिक हुआ है। प्रदेश में यहां पर जीएसडीपी की बात कर रहे थे कि वृद्धि दर माननीय नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे। 2012-13 से 2016-17 के बीच जो औसत वृद्धि दर थी जीएसडीपी की वह 12.28% थी, जबकि 2017-18 से लेकर 2018-19 में औसत वृद्धि दर हमारी 13.71% थी। आपके 5 साल के कार्यकाल का जो एवरेज था उससे ज्यादा पिछले यानी पहले 2 वर्ष में प्रदेश के अंदर थी। कोविड संक्रमण और के कारण पूरे दुनिया में, देश में और प्रदेश में भी आर्थिक गतिविधियों पर उसका असर पड़ा। वित्तीय क्षेत्र भी उससे अप्रभावित नहीं था, लेकिन 19-20, 20-21 और 21-22 में हम लोग इस को उस स्थिति में पहुंचाने में थोड़ी हमारे सामने भी चैलेंज आया था। लॉकडाउन था, एक लंबे समय तक लॉकडाउन के दौरान मार्केट बंद और व्यापारिक संस्थानों में कठिनाई आई थी, एक्सपोर्ट रुका था, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन पहले 21-22 का जो प्रथम त्रैमास था, इसमें जो मैंने पहले ही बताया कि हमारी जो वृद्धि दर थी वह 19.6% रही है, और ये चीजें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश एक सही दिशा की तरफ आगे फिर से बढ़ चुका है। और यह प्रदेश के अंदर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत करता है, दिखाता है कि उत्तर प्रदेश संभावना वाला प्रदेश था। जो पोटेंशियल उत्तर प्रदेश के अंदर है, उस पोटेंशियल को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने ईमानदारी के साथ जमीनी धरातल पर उतार करके प्रदेश के हर तबके के हितों के लिए कार्य किया है। हमने जाति, मत, मजहब के आधार पर बंटवारा नहीं किया, हमने किसी वाद के आधार पर नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके योजनाएं बनाई गई। जो तबका वंचित था, गरीब था, दलित है, अति पिछड़े हैं, उनके लिए इस प्रकार की योजनाएं बनाई गई और उन योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान तमाम राज्य सरकारों ने, देश के अंदर बहुत सारी राज्य सरकार थी जिन्होंने वहां पर वेतन में कटौती की, नए टैक्स लगाए। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का, कोई भी राज्य देश के अंदर है, उत्तर प्रदेश की आबादी का आधा है, आधे से ज्यादा नहीं। और सबके बावजूद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के साथ, अपनी पूरी संवेदना के साथ हम लोग खड़े रहे। कोई नया टैक्स नहीं लगाया, कोई नया टैक्स राज्य सरकार के स्तर पर नहीं लगाया गया। कोरोना कालखंड में सरकार जनता के साथ खड़ी रही। स्ट्रीट वेंडर हैं, श्रमिक हैं, समाज के विभिन्न तबके के लोगों को भरण पोषण भत्ता देने का कार्य रहा हो, या फिर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई रही हो, फ्री में राशन उपलब्ध करवाने का रहा हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ ही राज्य सरकार के स्तर पर भी ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए, सफलतापूर्वक आगे बढ़ाए गए। लेकिन कोई नया टैक्स हम लोगों ने प्रदेश की जनता पे नहीं लगाया, कोई नहीं लगाया। और यही नहीं, हमने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों को समय पे उनका वेतन भी दिया, भत्ता भी दिया, पेंशन भी दी। वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन को एडवांस भी दिया और उसमें अतिरिक्त बढ़ोतरी करके भी उस दौरान उनको उपलब्ध करवाने का काम किया गया। संकट के उस दौर में सरकार उनके साथ खड़ी थी। लेकिन इसका कारण क्या था? हमने बजट का दायरा बढ़ाया, हमने प्रदेश के विकास को रोकने नहीं दिया, गरीब के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की। पहले तो भारत सरकार कहती रहती थी, पत्र लिखते लिखते थक जाती थी
कि प्रधानमंत्री आवास ले लो, राज्य सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं जाता था। स्वच्छ भारत मिशन में इन गरीबों के लिए शौचालय बना लो, यहां से कोई जवाब नहीं जाता था। जल जीवन मिशन के अंतर्गत तमाम माननीय सदस्य इस बात की चर्चा कर रहे थे कि हमारे यहां पेयजल की समस्या आ सकती है, हैंडपंप की बात कर रहे थे। भारत सरकार कहती थी हम पाइप पेयजल स्कीम देना चाहते थे, आप ले लीजिए। राज्य सरकार से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता था। लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने की बात होती थी, राज्य सरकार के द्वारा कोई यहां पे रिस्पॉन्स नहीं होता था। किसी भी योजना में एकदम वैराग्य भाव भ्रष्टाचार से होता तो अच्छा होता, लेकिन गरीब कल्याणकारी योजनाओं से आपका जो वैराग्य भाव था, जनता ने आपको उसकी सजा दी है और लगातार दे रही है। लेकिन आप प्रदेश की इनकम को भी नहीं बढ़ा पाए थे। महोदय, 16-17 में जब बजट प्रस्तुत हुआ था तो राज्य का जो कर था वह 86,000 करोड़ रुपए था, और जब हम 21-22 में अपना बजट प्रस्तुत किए तब राज्य कर का कितना बढ़ा मालूम है आपको? वह है 1,55,000 करोड़ का। दुगने, लगभग दुगना हम लोगों ने इस राशि को बढ़ाया है। इसी प्रकार से 16-17 में सेल टैक्स और वैट की कुल राशि आती थी वो 51,800 करोड़ रुपए की थी। कुछ टारगेट ही इतना था आपका। और वर्तमान में कोविड के बावजूद हम लोग जो नेट हम लोगों ने जीएसटी और वैट प्राप्त किया है 90,000 करोड़ रुपए प्राप्त किया है। 90,000 करोड़ रुपए। एक्साइज में 2016-17 में 14,273 करोड़ रुपए मात्र प्रदेश को मिलते थे, और महोदय आज 21-22 में हमने प्राप्त किया है 36,321 करोड़ रुपए। 14,000 और 36,000 में कोई अंतर ही नहीं है क्या? 16-17 में स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में जो राजस्व आता था वो आता था 11,564 करोड़, लेकिन 21-22 में जो राजस्व आया है वो आया है 20,045 करोड़ का। कोई अंतर ही नहीं है क्या? परिवहन में 16-17 में आया था 5,148 करोड़, और 21-22 में आया है 7,159 करोड़। प्रदेश का जो राजस्व बढ़ा है इसने विकास के दर को भी आगे बढ़ाया है। बजट के ये वास्तविक है, ये वास्तविक है, ये प्रस्तावित नहीं है, ये वास्तविक आ चुका है ये, और उसी की बात मैं कर रहा हूं, अभी प्रस्तावित वाली बात नहीं किया हूं मैं। और महोदय, ये चीजें बताती हैं कि प्रदेश ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, पारदर्शिता बरती, ईमानदारी के साथ 25 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके शासन की योजनाओं को आगे बढ़ाया, और आज उसका परिणाम प्रदेश का परसेप्शन बदला है। महोदय, हम लोगों को जो इस सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास किए गए, टीम यूपी के रूप में जो सामूहिक प्रयास था उसका परिणाम भी सामने आया है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ाने में काफी हद तक एक सही रास्ते की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लोगों के मन में एक विश्वास जागृत हुआ है। देश और दुनिया में हर व्यक्ति आज एक विश्वास की नजरों से उत्तर प्रदेश को देख रहा है। लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश जिन संभावनाओं वाला प्रदेश था, आज बहुत स्पष्ट तस्वीर दिखाई दे रही है। अगले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश कहां होगा, यह देखने की स्थिति उसके सामने होगी। मैं देखना था माननीय नेता प्रतिपक्ष को, एक तरफ किसान की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्हें गोबर में बदबू नजर आ रही थी। कैसी विडंबना है। गोबर तो हमारे यहां गाय का गोबर तो बड़ा पवित्र माना गया है, और
मुझे लगता है कि थोड़ा भी नेता प्रतिपक्ष हम लोगों से नहीं मानते, हो सकता है वे पूजा ना करते हो, लेकिन मैं वही आ रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर आपने चचा शिवपाल जी से ही कुछ सीखा होता तो पूजा कैसे होती है, और पूजा में जब स्वीकार कर लेना, आप देखते होंगे घरों में जब पूजा होती है हर एक जगह मूर्ति नहीं होती। हाँ, गाय का गोबर, आप इसलिए यही चाचा के संपर्क में आने का परिणाम है ये। ओह, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप उस गोवर्धन को कहते थे कि गोबर हमें नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए, कृषि प्रधान देश भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था बगैर गाय की नहीं हो सकती और बगैर गाय के गोबर से नहीं हो सकती है। गाय के गोबर यानी ये पूजा से लेकर के संस्कार से लेकर के भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था को, जो हम लोग नेचुरल फार्मिंग के नए कार्यक्रम को लेकर के आ रहे हैं, ये नेचुरल फार्मिंग के साथ में तो चाहूंगा आप में से बहुत सारे मानव सदस्य इसमें किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं। आप देखना, नेचुरल फार्मिंग आपके पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और केमिकल की जितनी समस्या, यानी जो भी ये इससे इफेक्ट, साइड इफेक्ट है, इससे मुक्त करते हुए आप एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देने की स्थिति में होंगे। और ये नेचुरल फार्मिंग बगैर गौ माता के संभव नहीं है, और सरकार उसको उसी दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। सरकार उसी दिशा में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। लेकिन आपको गाय के गोबर में बदबू आती है, क्योंकि अगर आपने पूजा किया होता, गाय के गोबर को लक्ष्मी के रूप में रखा होता, तो भारत की समृद्धि का प्रतीक तो वहीं से प्रारंभ होता है। संभवतः आप ये प्रश्न यहां पर नहीं किए होते।